भारत इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आदि पुराण की रचना किसने की थी? तो आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी। किसने की थी? आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी। यशतलिक की रचना सोमदेव सूरी और नीति वाक्यामृत, यह ग्रंथ अर्थशास्त्र की कोटि का माना जाता है। कथा सरित सागर की रचना किसने की है? सोमदेव ने। कथा सरित सागर में किसकी जानकारी मिलती है? तो कथा सरित सागर में कश्मीर नरेश अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए थी। सोमदेव ने स्त्रियों की पतोन्मुख सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। विक्रमार्जुन विजय अथवा भारत, विक्रमार्जुन विजय और भारत की रचना किसने की? पंपा ने। गदायुद्ध रण ने की थी। रण में गदायुद्ध, रण में गदायुद्ध, रण में गदायुद्ध, गदायुद्ध रण, गदायुद्ध रण। नाट्य दर्पण रामचंद्र एवं गुणचंद्र, नाट्य दर्पण रामचंद्र एवं गुणचंद्र। काव्यालंकार की रचना वामन। पार्थ पराक्रम योग व्यायायोग नाटक है प्रहलादन का। सांकृतायन अमोघवृत्त। गणित सार संग्रह महावीराचार्य। गणित सार संग्रह किसकी रचना है? महावीराचार्य की है। सिद्धांत सिद्धांत शिरोमणि भास्कर, ए भास्कर सिद्धांत शिरोमणि। इस पुस्तक के 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित एवं गोला। सिद्धांत शिरोमणि की कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। कौन कौन से? एक लीलावती है जिसको पाटी गणित कहा जाता है, लीलावती को पाटी गणित कहा जाता है। बीज गणित है, ग्रह गणित है एवं गोला है। मुगल काल में फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। प्रसन्न राघव की रचना जयदेव ने की है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। रंभा मंजरी जयचंद रंभा मंजरी। रामाभ्युदय यशोवर्मन। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष। सारीपुत्र प्रकरण में क्या लिखा है? यह संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक था। अश्वघोष के नाटक के कुछ अंश तूफान के एक विहार से मिले हैं। विविध नावों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो विविध नावों का विवरण या निर्माण, विविध नावों के निर्माण का उल्लेख युक्त कल्पतरु ग्रंथ में मिलता है। युक्त कल्पतरु की रचना किसने की थी? तो युक्त कल्पतरु की रचना परमार भोज ने की थी। परमार भोज की और कौन सी रचना थी? तो परमार भोज की थी सम्रांगणधर सूत्रधार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक को मैसूर संग्रहालय से किसने प्राप्त किया था? तो कौटिल्य शास्त्र की अर्थशास्त्र पुस्तक को शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? तो 1905 ईस्वी में। शाम शास्त्री ने इसका अनुवाद कब किया था? तो शाम शास्त्री ने इसका अनुवाद 1909 ईस्वी में किया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में किसका प्रावधान मिलता है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में सर्वप्रथम सप्तांग सिद्धांत, राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा एवं अधिकारियों को नगद वेतन देने का प्रावधान सबसे पहले मिलता है। कौन सी पुस्तक है जिसमें सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत के बारे में, राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा के बारे में और अधिकारियों को नगद वेतन देने के बारे में जानकारी मिलती है? तो वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कामंदकीय नीतिसार की रचना कब हुई थी? तो कामंदकीय नीतिसार की रचना गुप्त काल में हुई थी। लक्ष्मीधर किसका मंत्री था? लक्ष्मीधर, तो लक्ष्मीधर गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र का मंत्री था। किसका था? तो गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर था। राजनीतिक शास्त्र का प्रखंड पंडित। लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। किसकी रचना की थी? कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। मंत्र महिमा का आश्चर्य किसे कहा जाता है? तो मंत्र महिमा का आश्चर्य लक्ष्मीधर को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के बाद राज्य शासन पर लिखी गई महत्वपूर्ण दूसरी पुस्तक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के बाद राज्य शास्त्र पर लिखी गई दूसरी पुस्तक शुक्रनीति को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के बाद कौन सी पुस्तक जो आती है जो राज्य शास्त्र पर लिखी गई है? तो शुक्रनीति है। कौन सी है? शुक्रनीति। यानी अर्थशास्त्र के बाद कौन सी पुस्तक आती है? शुक्रनीति आती है। शुक्रनीति की रचना किसने की है? तो शुक्रनीति की रचना शुक्राचार्य ने की है। शुक्रनीति में किस विषयों का विवरण मिलता है? तो शुक्रनीति में मंत्रियों, अधिकारियों, सप्तांग के सिद्धांत के साथ साथ नागरिक प्रशासन का भी वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ को या किस पुस्तक को हिंदू राजनैतिक विचारधारा को प्रस्तुत करने वाला अंतिम ग्रंथ माना जाता है? तो वह हो शुक्रनीति है। पहला अर्थशास्त्र और अंतिम पुस्तक किसको माना जाता है? तो शुक्रनीति को माना जाता है। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? लगध मुनि ने की थी। किसने की थी? लगध मुनि ने की थी वेदांग ज्योतिष की रचना। यवनों ने साकेत, पंचाल, मथुरा एवं कुसुम ध्वज पर आक्रमण किया था। यवनों ने किस पर आक्रमण किया? साकेत पे आक्रमण किया, पंचाल पे आक्रमण किया, मथुरा पे आक्रमण किया, कुसुम ध्वज का अर्थ है पाटलिपुत्र, यानी इस पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी गार्गी संहिता के युगपुरा खंड में मिलती है। गार्गी संहिता के युगपुरा खंड में। युगपुरा खंड की रचना किसने की थी? तो युगपुरा खंड की रचना गार्गी ने की थी। किसने की थी? गार्गी ने। युगपुरा खंड में किसका वर्णन है? तो युगपुरा खंड में यवनों ने साकेत पर, पंचाल पर, मथुरा पर एवं कुसुम ध्वज पर आक्रमण किया था।
आर्यभट्टियम की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की थी? तो भास्कराचार्य ने की थी। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि यह किसी पुस्तक है? तो यह तीनों गणित की पुस्तकें हैं। आर्यभट्ट यह गणितज्ञ थे, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त भी गणितज्ञ थे और भास्कराचार्य ने भी गणितज्ञ पुस्तक की रचना की थी। सिद्धांत शिरोमणि का भाग क्या है? लीलावती। लीलावती किसका भाग है? तो सिद्धांत शिरोमणि का भाग है। किसने लीलावती की रचना की? तो भास्कराचार्य ने की। वैरचंद पराजय की रचना किसने की? तो श्रीपाल ने की थी। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। संगम साहित्य से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य, उसके अलावा सुदूर राज्यों की जानकारी के साथ साथ रोमन व्यापार पर भी प्रकाश डालता है। संगम साहित्य की तुलना किसके साथ की जाती है? तो संगम साहित्य की तुलना होमर युगीन वीर गाथा काव्यों से की जाती है। संगम साहित्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो संगम साहित्य की प्रमुख पुस्तक एट्टे तोक्के है। क्या है? एट्टे तोक्के। संगम साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक एट्टे तोक्के। एट्टे तोक्के, एट्टे तोक्के संगम साहित्य। एट्टे तोक्के, एट्टे तोक्के, एट्टे तोक्के कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित है। एट्टे तोक्के, एट्ठे एट्ठे संगम साहित्य यानी संगम का मिलन कहाँ होता है? गंगा यमुना पे मिलन होता है। संगम, संगम गंगा यमुना सरस्वती। एट्ठे तोक्के, एट्ठे तोक्के मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे संगम पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एट्ठे तोक्के मिलेंगे। कितने भाग में मिलेंगे? तो 8 भाग में मिलेंगे। एट्टे तोक्के के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो एट्टे तोक्के के 2 भाग मुख्य हैं। पटीनेटेडिकल, पाटीनेडिकल, पट्टीनेनकिल कांडुक। इसमें कितने गीत हैं? तो 18 गीत हैं और पत्त पाट्ट में 10 गीत हैं। कूरल को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो कूरल को 3 वर्गों में रखा जाता है। किसमें? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्या कहा जाता है? कूरल कहा जाता है। कूरल क्या है? तो कूरल तमिल साहित्य की बाइबिल कही जाती है। यानी तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का बाइबिल, तमिल साहित्य का बाइबिल कूरल को कहा जाता है। ठीक है, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है एवं लघु वेद भी कहा जाता है। यानी कूरल को किस किस नाम से जानते हैं? तो कूरल को 3 नाम से जानते हैं, यानी कि तमिल का बाइबिल, पंचम वेद और लघु वेद कहा जाता है। कूरल को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 3 वर्ग में, धर्म, अर्थ, काम में बांटा गया है। तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है? कूरल को कहा जाता है। तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। और तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का ओडिसी मणिमेखले को कहा जाता है। ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक क्या होगा? तमिल का बाइबिल बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बाइबिल, बाइबिल कूरल, बाइबिल कूरल बिल्कुल। तमिल का बाइबिल बिल्कुल कूरल, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? बाइबिल, बाइबिल और कुल, कुल से हो जाएगा कूरल और बाइब से हो जाएगा बाइबिल बिल्कुल। और तमिल का इलियड किसे मानेंगे? इलियड तो इली है। क्या है? इलियड में इली है। और शिल्पीदकारम में क्या है? शिल्पाधिकीरम, कीराम में यार शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम में इलियड है तो इली का शिल्पी हो जाएगा। और ओडिसी का मणिमेखले होता है। तमिल का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखले को। तो मणि ओडी, मणि ओडी, तो मिक्सचर हो रहा है, मणि में ओडी हो रहा है तो मणिमेखले ओडिसी हो जाएगा और शिल्पाधिकारम में शिल्पी में और इलीड में हो जाएगा। ठीक है। तमिल साहित्य का आगस्टक युग कब कहलाता है? तो तमिल साहित्य का आगस्टक युग 2वीं शताब्दी ईस्वी को। आगस्टक युग, तमिल साहित्य का आगस्टक युग, आगस्टक युग, आगस्टक युग 2वीं शताब्दी ईस्वी को। कलिंग तू पर्णी की रचना किसने की थी? कलिंग, कलिंग तू पर्णी, जय गोंडदार, जय गोंडदार, जय गोंडदार, जय गोंडदार, कलिंग, कलिंग, जय गोंडदार, कलिंग, जय गोंडदार, गोंडदार, जय गोंड, कलिंग गोंडदार, जय गोंडदार, कलिंग तू पर्णी। कलिंग तू पर्णी में किसका वर्णन है? तो कलिंग तू पर्णी में चोल सम्राट कुलोतुंग प्रथम के कलिंग विजय का वर्णन है। किसमें? कलिंग तू पर्णी में किसकी वर्णन है? तो चोल सम्राट कुलोतुंग प्रथम के विजय का वर्णन है। वीर सोलियम ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वीर सोलियम ग्रंथ की रचना बुद्धमित्र ने की थी। किसने की थी? बुद्धमित्र ने। वीर सोलियम, वीर सोलियम में किसकी रचना है? तो वीर सोलियम में चोल शासक वीर राजेंद्र के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। किसके? वीर राजेंद्र के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। वीर सोलियम कैसा ग्रंथ है? तो वीर सोलियम एक व्याकरण ग्रंथ है। किसने? चोल शासक विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय और राज द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन 3 अलग अलग ग्रंथों में किया है। तो ओट्टपूटन ने किया है। किसने किया है? ओट्टपूटन ने किया है। विदेशी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों का आने का क्रम क्या था? तो चीनी यात्रियों का आने का क्रम था फाइयान, सुंगयुंग, वेनसांग, इत्सिंग, मतवालिन, चाउजू कुआं। कौन आया था? चीनी यात्रियों का क्रम क्या है? तो फाइयान है। फाइयान के बाद कौन है? सुंगयुंग है, वेनसांग है, इत्सिंग है, मतवालिन है और चाउजू कुआं है। चीनी यात्रियों को आने का क्रम का ट्रिक क्या होगा? तो चीनी यात्रियों को आने का क्रम का ट्रिक हुआ फांसी हुई मांचू, फांसी हुई मांचू। किसकी फांसी हुई? तो मांचू को फांसी हुई, तो फांसी हुई मांचू। तो सबसे पहले कौन आएगा? फाइयान आएगा, फिर सुंगयुंग आएगा, फांसी, फांसी से फांसे फाइयान, सी से सुंगयुंग,
आ से हुई, हुई से हुएनसांग, ई से इत्सिंग और मानचू, मातवालिन और चू चाउजू कुआं। तो यह क्रम था चीनी यात्रियों के आने का। मुस्लिम यात्रियों के आने का क्या क्रम है? पहले इब्न खुर्दाब आता है, फिर कौन आता है? फिर सुलेमान आता है, फिर अल मसूदी आता है, फिर अल बरूनी आता है। मुस्लिम यात्रियों का क्रम क्या है? इब्न खुर्दाब, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी। इब्न खुर्दाब, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी। यानी अल बरूनी से पहले कौन आया था? अल मसूदी आया था। तो अल मसूदी, अल बरूनी, अल मसूदी, अल बरूनी, अल मसूदी, अल बरूनी, और उधर इब्न खुर्दाब और सुलेमान। सिकंदर से पहले कौन से आए थे? तो सिकंदर से पहले जो यूनानी इतिहासकार थे कौन था? टेसियस और हेरोडेटस था। कौन था? टेसियस और हेरोडेटस जो थे वह सिकंदर से पहले आए थे। सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? तो सिकंदर के साथ नियारकस आया था, ऑनेसिक्रेटस आया था और अरिस्टोबुलस आया था। ठीक है, ये सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसस आया था। ठीक है, कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज के बाद डाइमेकस आया था, डाइमेकस के बाद डायोनियस आया था, डायोनीसियस आया था। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। डाइमेकस किसके समय में आया था? डाइमेकस बिंदुसार के समय में आया था। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो डाइमेकस एंटीओकस का था। किसका था? एंटीओकस। कहाँ का था? सीरिया का था, सीरिया का, सिर पे। यानी डाइमेकस, डाई कहाँ पे लगाया जाता है? तो डाई सिर पे लगाया जाता है। तो डाइमेकस कहाँ का होगा? डाइमेकस सीरिया का हो जाएगा। सीरिया का राजदूत था। किसका? एंटीओकस का। किसका? एंटीओकस का। आंटी ने डाई लगाई, आंटी ने डाई लगाई किसके सर पे? बिंदु के सर पे। बिंदु के सर पे आंटी ने डाई लगाई। कहाँ पे लगाई? तो इसे क्या हो जाएगा? तो कि डाईमेकस सीरिया का होगा। ठीक है, अगर ट्रिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिक हम बना रहे हैं इसका, तो ट्रिक होगा डाईमेकस। तो डाई कहाँ लगाया जाता? डाई सर पे लगाया जाता, तो सीरिया हो गया। एंटीओकस किसने लगाया? आंटी ने डाई लगाया। किसके सर पे लगाया? तो बिंदुसार के, बिंदु के सर पे लगाया। तो डाईमेकस किसके समय में आता है? बिंदुसार के समय में आता है। कहाँ का है? यह सीरिया का है और एंटीओकस का राजदूत था। सही सही। सेलुकस, सेलुकस मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज क्या है? जो मैगजीन किसमें भर के लाया था? सूटकेस में भर के लाया था। सेलुकस सूटकेस, सेलुकस सूटकेस। मेगास्थनीज मैग्नीज, मैग्नीज किसमें भर के लाया था? तो सूटकेस में भर के लाया था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो इसका ट्रिक हो जाएगा कि अशोक के काल में ताल में, अशोक के काल में ताल में, अशोक के काल में ताल में मिसिर, मिसिर ने, अशोक के काल में ताल में मिसिर ने डायनासोर खाया। क्या किया? अशोक के काल में ताल में, अशोक के काल में ताल में मिसिर ने डायनासोर खाया। ये किसमें? तो बन जाएगा। ठीक है, तो डायनोसियस किसके समय में आएगा? डायनोसियस, डायनासोर, डायनोसियस, डायनासोर, डायनासियस, डायनासोर कहाँ का है? मिस्र का है। किसने खाया डायनासोर? मिस्र ने खाया। तो मिस्र से आया था। कहाँ पे? ताल में खाया। तो कहाँ का राजा था? टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, किसके काल में आया था? अशोक के काल में आया था। ठीक, ये ट्रिक हो गया। ईरान का राजवैद कौन था? तो ईरान का राजवैद टेसियस था। ईरान का राजवैद कौन था? टेसियस था। तो राजवैद, राजवैद ईरान, ईरान का राजवैद टेसियस। तो पहले टेस्ट कराओ तब दवा मिलेगा। कौन कह रहा है? राजवैद कह रहा है। कहाँ का वैद कह रहा है? तो ईरान का राजवैद कह रहा है कि पहले टेस्ट कराओ। तो टेसियस। तो भारत के विषय में जानकारी इसने किसके द्वारा प्राप्त की थी? टेसियस ने। तो भारत के बारे में जानकारी ईरानी अधिकारियों के द्वारा प्राप्त की थी। हिस्टोरिका में किसका वर्णन मिलता है? तो हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन मिलता है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका भारत फारस, हिस्टोरिका भारत फारस, हिस्टोरिका, टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका मतलब तोड़ीदा, उसका तोड़ीदा। किसका तोड़ीदा? फाड़दा, फाड़दा, तोड़दा, फाड़दा, भारत का फाड़दा। तो भारत फारस का संबंध किससे मिलता है? तो हिस्टोरिका। यानी कि भारत ने फारसा से तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? हिस्टोरिका को तोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका में किसका वर्णन मिलता है? तो भारत फारस का, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कौन कहता है कि भारत जो था वह ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था? यह ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत भारत बन गया था? कैसे? ईरान का 20वां प्रांत भारत था? ओ भाई, ये किसने कहा था? हेरोडेटस ने कहा था। और यहाँ से कितने टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट सोना भी लेता था ईरान भारत से। सोच लो, भारत पहले ईरान का 20वां प्रांत था और 360 टैलेंट सोना भी राजस्व के रूप में लेता था। यह बात किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। किसने कहा था? हिस्टोरिका में कहा था। तो भाई ये शंका का बात हुआ ना भाई कि भारत ईरान का 20वां प्रांत कैसे होगा? बताओ कैसे होगा 20वां प्रांत? क्योंकि यह इसलिए था कि जो टेसियस था, जो ईरान का राजवैद्य था, और जो ये हेरोडोटस था, ये कभी भारत आए ही नहीं थे। ये यहाँ के जो अधिकारी आए थे, उनके उनके आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा था। इसलिए यह उल्टा सीधा लिखा है इन्होंने। ठीक है। सिकंदर की जीवनी किसने लिखी है? तो सिकंदर की जीवनी आने सिक्रेटस ने लिखी है। किसने लिखी है? आने सिक्रेटस। आने, आने सिकंदर का सीक्रेट बताएगा। आने, आने सिक्रेटस का सिकंदर का सीक्रेट बताएगा आने। तो आने का सिकंदर का जीवनी किसने लिखा था? तो आने सिक्रेटस ने लिखा था। अरिस्टोबिलस की पुस्तक का नाम क्या था? तो हिस्ट्री ऑफ वार। हिस्ट्री ऑफ वार पुस्तक किसकी रचना थी? तो हिस्ट्री ऑफ वार अरिस्टोबुलस की रचना थी। किसकी रचना थी? तो अरिस्टोबुलस की, अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज किसके काल में आया था?
तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में आया था, किसका राजदूत था? तो सेलुकस का राजदूत था। और सेलुकस कहाँ का राजा था? तो सेलुकस सीरिया का राजा था। और सीरिया का राजा एक और था, कौन था सीरिया का राजा? तो एंटियोकस भी था सीरिया का राजा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। भारत आने वाला पहला राजदूत किसे कहा गया है? तो भारत आने वाला पहला राजदूत किसको कहा जाता है? मेगास्थनीज को कहा जाता है। आप कहोगे कि इससे पहले भी बहुत लोग आए थे, तो वो पहले लोग जो आए थे वो राजदूत के रूप में नहीं आए थे बाबू। वो किस रूप में आए थे? वो कोई इतिहासकार के रूप में आया था, कोई यात्री के रूप में आया था। लेकिन भारत आने वाला पहला राजदूत कौन था? तो पहला राजदूत मेगास्थनीज था। जो मेगास्थनीज आया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस रास्ते से आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कंधार, यानी जिसको आराकोसिया कहा जाता है, कंधार को क्या कहा जाता है? आरकोसिया, यानी कंधार से होते हुए भारत आया था। क्या मेगास्थनीज की पुस्तिका का विवरण मूल रूप में मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती है। ये कथन हो जाएगा कि मेगास्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती है। ठीक, इसका वर्णन कौन कौन किसने किसने किया है अपने पुस्तकों में? तो मेगास्थनीज के उद्धरणों का उल्लेख अपनी पुस्तकों में किया है। किसने किया है? स्ट्रेबो ने किया है, एरियन ने किया है, जस्टिन ने किया है, डियोडोरस ने किया है, प्लिनी ने किया है, प्लूटार्क ने किया है। यानी कि मेगास्थनीज का विवरण का जो इन इतिहासकारों ने किया है, तो इन सभी उद्धरणों को मिलाकर मिलाकर एक संग्रहित कर एक उद्धरण प्रकाशित किसने किया था? तो डॉक्टर स्वान बेक ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर स्वान बेक ने। कब? 1846 में। जॉन स्विफ्ट के द्वारा जो लिखी गई मेगास्थनीज की पुस्तक थी, जो कई लोगों ने मिलकर लिखा था, जैसे स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, डियोडोरस, प्लेनी, प्लूटार्क मिलकर लिखे थे, उसका संग्रह किसने तैयार किया? तो डॉक्टर स्वान बेक ने तैयार किया 1846 में। और जो डॉक्टर स्वान बेक ने तैयार किया था उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो उसका अंग्रेजी अनुवाद मैक क्रिंडल ने किया था। कब? 1891 ईस्वी में। मेगास्थनीज के विवरणों को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय किसने कहा था? तो स्ट्रेबो ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रेबो ने कहा था। क्या मैग्नीज से स्ट्रे बन सकता है? स्ट्रे बन सकता है मैग्नीज से? नहीं, असत्य एवं अविश्वसनीय है। क्या है? असत्य है, अविश्वसनीय है कि मेगास्थनीज से स्ट्रेबो बन सकता है। ठीक है, तो यह असत्य और अविश्वसनीय है। तो मेगास्थनीज के विवरण को असत्य और अविश्वसनीय किसने कहा था? तो स्ट्रेबो ने कहा था। क्या मैग्नीज से स्ट्रे बन सकता है? अविश्वसनीय और असत्य। जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? तो जियोग्राफिका की रचना टॉलमी ने की थी। किसने की थी? टॉलमी ने की थी जियोग्राफिका की रचना। ठीक है, तो क्या टॉलमी की जियोग्राफिका में मेगास्थनीज के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं, मेगास्थनीज के बारे में जानकारी टॉलमी के जियोग्राफिका में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मेगास्थनीज का जो विवरण तैयार किया गया था उन लेखकों में टॉलमी था ही नहीं। उन लेखकों में कौन थे? स्ट्रेबो था, एरियन था, जस्टिन था, डियो था, प्लिनी था, प्लूटार्क था। तो अगर हम ट्रिक बनाएं कि मैगनीज जो था, मेगास्थनीज जो था, उसका विवरण किसने किसने दिया था? तो प्लाजोडियो ऐसी, प्लाजोडियो ऐसी। तो प्ला क्या हो जाएगा? प्लिनी हो जाएगा। ज से जस्टिन हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा? डियोडोरस हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा? एरियन हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा? स्ट्रेबो हो जाएगा, प्लूटार्क भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने रचना की थी। टालमी का नाम आता ही नहीं है इसमें। किसकी पुस्तक का नाम भी इंडिका है? तो मेगास्थनीज का नाम, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम तो इंडिका है ही है। तो एक लेखक और था जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका था, वह कौन था? तो एरियन था। एरियन की पुस्तक का नाम भी इंडिका है, एरियन। सिकंदर का आक्रमण किसने लिखा था? तो सिकंदर का आक्रमण एरियन ने लिखा था। यानी एरियन की दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? तो सिकंदर का आक्रमण। एरियन की पहली पुस्तक का नाम इंडिका और एरियन की दूसरी पुस्तक का नाम सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर की जीवनी किसने लिखी थी? तो आर्ने सिक्रेटस ने लिखी थी। आर्ने सिक्रेटस ने लिखी थी सिकंदर की जीवनी। और हिस्ट्री ऑफ वार किसने लिखा था? तो अरिस्टोबुलस ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ वार। हिस्ट्री ऑफ वार मतलब कि युद्ध का इतिहास। युद्ध का इतिहास मतलब अरेस्ट करके, अरेस्ट में ही मार दिया था, तो यह युद्ध का इतिहास बन गया था। किसने? अरिस्टोबुलस ने। अरिस्टोबुलस बुलाकर अरेस्ट किया और युद्ध करके मार दिया, तो अरिस्टोबुलस। हिस्ट्री ऑफ वार। एरियन, सिकंदर का आक्रमण, एरियन। मेगास्थनीज के विवरण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग में जिसमें सत्य लिखा गया है, और दूसरे वर्ग में जिसमें सत्य से परे बात को लिखा गया है। 1 किलोमीटर बराबर कितना स्टेडिया होता था? तो 1 किलोमीटर बराबर 5 स्टेडिया होता था। मैग्नीज का आकार कैसा था? तो मैग्नीज का आकार समचतुर्भुजाकार था। कैसा था? समचतुर्भुजाकार था। किसका आकार? मैग्नीज का आकार। तो भारत के बारे में किसने कहा था कि भारत का आकार समचतुर्भुजाकार है? तो मेगास्थनीज ने बताया था। तो हम देखेंगे कि भी किसी भी जो इतिहासकार आया था, जो भी आया था, वो आकार के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, आकार के बारे में कौन बताता है? तो मैग्नीज धातु है भाई, तो वो आकार के बारे में बताएगी। तो मेगास्थनीज भारत के आकार के बारे में क्या बताता है? कि समचतुर्भुजाकार थी। मैग्नीज कितनी नदियों के बारे में बात करता है? तो मैग्नीज कहता है कि भारत में मैं 58 नदियों से प्राप्त
होता हूँ। मैग्नीज कितने नदियों से प्राप्त होती है? तो 58 नदियों से प्राप्त होती है। यह बात किसने कही थी कि इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से पाई जाती है? तो गंगा से पाई जाती है मैग्नीज। ये ट्रिक है। तो बात अगर सीधा सीधा करें तो क्या हो जाएगा कि मेगास्थनीज जो था वह भारत में 58 नदियों का उल्लेख करता है, और सबसे प्रसिद्ध नदी किसको बताता है? तो गंगा को बताता है मेगास्थनीज। भारत का सबसे बड़ा नगर किसे बताया है मेगास्थनीज ने? तो पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। पटना, पटना को पाटलिपुत्र करेंगे तो ये गंगा को सबसे पवित्र नदी बताता है। तो सबसे पवित्र नदी गंगा को बताता है, तो भाई गंगा कहाँ पे है? पटना में है। पटना में भी तो है गंगा। तो क्या करता है? तो पाटलिपुत्र को वहाँ देखता है तो बोलता है कि पाटलिपुत्र सबसे बड़ा शहर था। की लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या बात करता है? तो बताता है कि पाटलिपुत्र की लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई कितना थी? 3 किलोमीटर थी। लंबाई 16 किलोमीटर, चौड़ाई 3 किलोमीटर। अगर स्टेडिया निकालना है तो 1 किलोमीटर बराबर 5 स्टेडिया होता है, तो उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। पाटलिपुत्र की लंबाई कितना बताता है? 16 किलोमीटर, और चौड़ाई 3 किलोमीटर बताता है। ये कौन बताता है? मेगास्थनीज बताता है। किसने कहा था कि भारतीय जो साहसी वीर एवं सत्यवादी होते हैं? तो मैग्नीज ने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था। हम मैग्नीज नाम लेके ही चलेंगे याद करने के लिए। भाई याद करना जरूरी है, हमें याद करना जरूरी है कि ऑप्शन हमें सामने दिखे तो वो हमें समझ में आए कि कौन सा ट्रिक मारना। ये नहीं कि हमें साफ साफ पूरा लर्न, हमें भाई पूरा याद होगा ही नहीं, ऑप्शन को पकड़ने का टेक्निक होना चाहिए। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन का विस्तृत विवरण कौन दे रहा है? मेगास्थनीज दे रहा है कि हमें जब निकाला गया नदी में से, कौन सी नदी में से? गंगा नदी में से सबसे ज़्यादा पवित्र रूप में मैं प्राप्त होती हूँ गंगा नदी में। मैगजीन बोल रहा है, क्या बोल रहा है मैग्नीज की? गंगा नदी में मैं बहुत पवित्र रूप में प्राप्त होती हूँ और मैं 58 नदियों से निकाली जाती हूँ। लेकिन पाटलिपुत्र शहर में मुझे बहुत अच्छा प्रशासन मिलता है, सैन्य प्रशासन मिलता है, इस सबका सहायता मिलता है यहाँ पे। सुदूर दक्षिण के बारे में मैग्नीज क्या बताता है? तो सुदूर दक्षिण के बारे में मैगजीन बताता है कि यहाँ पांड्य देश का शासन था। किसका शासन था? पांड्य देश का शासन था। यहाँ पे पांड्य देश का उल्लेख, पांड्य देश का उल्लेख करता है। कहाँ पे? सुदूर दक्षिण में। और वहाँ पे कौन शासन कर रही थी? तो एक महिला पांड्या शासन कर रही थी। कौन शासन कर रही थी? एक महिला पांड्या शासन कर रही थी। और महिला पांड्या जो शासन कर रही थी वह किसकी पुत्री थी? तो वह हेराक्लीज की पुत्री थी। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राजा जो था वह कितने गाँव का समूह था? तो जो पांड्य राजा था वह 365 गाँवों का समूह था। मेगास्थनीज ने कितनी राजाओं की सूची दी है? तो मेगास्थनीज ने 153 राजाओं की सूची दी है। मेगास्थनीज या मैग्नीज भारत में फल और अन्न के बारे में क्या कहता है? तो कहता है कि भारत में फल और उत्पादन प्रत्येक वर्ष में 2 बार उगाया जाता है। और इसके अनुसार कहा गया था कि भारत में तो एक तरफ युद्ध होता रहता है और बगल में कृषि खेती करता रहता है, कृषक जो होता है खेती करते रहता है। तो ये कॉमन सी बात है भाई। तुम आया मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया, पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में आप जानते ही हो हर खेत के बगल में लड़ाई होते रहता है। तो इधर लड़ाई हो रहा है, वहाँ खेती हो रहा है। तो भाई जब बिहार में जाओगे वहाँ चीज़ को देखोगे तो तुम्हारे मन में यही भरेगा ना कि भारत में एक जगह लड़ाई हो रही है, जब किसान खेती कर रहा है। कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। अन्य राष्ट्रों में लड़ाई के समय खेत नष्ट कर दिए जाते, लेकिन भारत क्या था? भारत का देखो, यहाँ पे लड़ाई भड़ाई सब कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे खेत को नष्ट नहीं किया जाता था, किसानों को हानि से बचाया जाता था। यहाँ पे किसी के खेत को नष्ट नहीं किया जाता, भले लोग अपने में मर कट जाए लेकिन खेत को, फसल को नष्ट नहीं कर देते। मेगास्थनीज ने भ्रामक विवरण कौन कौन सा दिया था? तो मेगास्थनीज ने भ्रामक विवरण दिया था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है, यहाँ दास प्रथा नहीं थी, भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। कहता था भ्रामक बात, कहता था कि भ्रामक बात कहता है कि पांड्य देश में 7 साल की माताओं का उल्लेख करता है। पांड्य देश में 7 साल की माताओं का उल्लेख करता है। भारतवासी अन्य लोग पर आक्रमण नहीं करते थे, ना तो भारत पर कोई आक्रमण करता था, ये भी गलत बात बोला है। और कौन सा गलत बात बोला है? तो कहता है कि भारत में चींटियां सोना खोदती हैं। वाह भाई। और इनकी त्वचा चीते की त्वचा जैसी होती है। भारतवासी न सूद पर धन लेते हैं न ही देते हैं, उधार लेना ही नहीं जानते। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीयों के पास तो कोई लिखित कानून ही नहीं है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत कभी अपने देश से बाहर गए ही नहीं है। मेगास्थनीज के जो भ्रामक विवरण दिया था कि ये चीज़ें होती थी वहाँ पे नहीं होती थी, तो उसका भ्रामक विवरण कैसे मालूम है किसने भ्रामक विवरण दे रहा है? क्योंकि कार्टियस जो था, जैसे मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था, ये किसका कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है। तो लेकिन कार्टियस जो है वह बताता है कि भारत पेड़ों की छाल लिखने के लिए काम में आती थी, यानी कि भारत में जो पेड़ की छाल थी वह लिखने की काम में आती थी। यह बात किसने कहा था? तो कार्टियस ने कहा था। कार्टियस कैसे कहता है? कि कार्टियस जो था पेड़ों की छालों को काट कर लिखा जाता था, उसको उसने विवरण किया था कार्टियस ने। इसने कहा था कि भारतीय जो थे सन के सघन बने हुए टुकड़ों पर लिखते थे, तो नियार्कस ने कहा था। किसने कहा था? नियार्कस ने कहा था। नियार्कस सन, नियार्कस सन, नियार्कस सन, नियार्कस सन, सन सन के टुकड़ों पर नियार्कस सन। और पेड़ के छाल पे, तो पेड़ के छाल पे किसने कहा था? तो कार्टियस ने कहा था। तो पेड़ को छाल कर लिखने का बात कौन कर रहा है? कार्टियस कर रहा है। पेड़ को छाल को काट कर लिखने की बात कौन कर रहा है? तो कार्टियस कह रहा है कि पेड़ के छाल पे लिखा जाता था। और सन पे लिखने की बात कौन कर रहा है? तो नियार्कस कह रहा है। नियार्कस, नियार्कस सन, नियार्कस सन, नियार्कस सन कह रहा है कि सन पे लिखने की बात। और कौन कह रहा है कि लेखन कला से प्रचलित नहीं थे? तो मेगास्थनीज भाई उसका अलग ही चल रहा है।
मेगास्थनीज कहता है कि भारतवासी ना तो सूद लेते थे ना देते थे, और उधार लेना तो इनके बस की बात ही नहीं थी। उधार लेने का काम ही जानते ही नहीं थे उधार लेने के बारे में। कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है। उसकी बातों का खंडन कौन कह रहा था? कौटिल्य कह रहा है। कौटिल्य किस व्यवस्था का वर्णन करता है? तो महाजनी व्यवस्था का वर्णन। कौन करता है महाजनी व्यवस्था का वर्णन? तो कौटिल्य करता है महाजनी व्यवस्था का। कौटिल्य पंडित, महाजन कौन होते थे? पंडित होते थे। महाजन, महाजन पंडित, महाजन पंडित होते थे। मेगास्थनीज कहता है कि भारत तो कभी अपने देश से बाहर गए ही नहीं थे। यह बात का खंडन कैसे होता है? तो यह बात का खंडन होता है कि मिस्र में उन भारतीय पुस्तकों को पहुंचाया गया था जिसका अनुवाद टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने सिकंदरिया में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। सिकंदरिया में एक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदरिया में एक पुस्तकालय की स्थापना टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना कब की गई थी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की यात्रा के समय में की गई थी। इसकी रचना किसने की थी? तो पता ही नहीं आज तक किसकी रचना की थी। और कोई ग्रंथ है जिसकी रचनाकार के दिव्यावदान एक ग्रंथ है, उसके रचनाकार के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। एक ग्रंथ और कौन सा है याद नहीं पड़ रहा। सब लेखक क्लासिकल लेखक के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची पेरिप्लस से ही मिलती है। किसे मिलती है? पेरिप्लस से ही मिलती है, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो थी वह 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तक की यात्रा की थी, और इसलिए बंदरगाहों का उल्लेख करता है। तो बंदरगाह का उल्लेख करता है, व्यापार एवं बंदरगाह को उल्लेख करता है। तो उस समय इसने सारी सूचियों को तैयार किया था। नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की है किसने की है? तो नेचुरल हिस्टोरिका की रचना प्लिनी ने की है। किसने? नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टीरिया प्लिनी। नेचुरल हिस्टीरिया, हिस्टीरिया का मतलब समझते हो? नेचुरल हिस्टीरिया प्लिनी, प्लिनी नेचुरल हिस्टीरिया, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी। किस भाषा में है? लैटिन भाषा में। किस भाषा में? नेचुरल हिस्टीरिया तो लैटिन भाषा में है। और कब की है? तो यह प्रथम शताब्दी की है। नेचुरल हिस्टोरिका में किसका वर्णन? तो नेचुरल से समझते ही हो आप, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है। हिस्टोरिका से मतलब इतिहास, यानी प्राकृतिक चीज़ों का इतिहास का वर्णन जब किया जाएगा तो उसमें किसका वर्णन होगा? उसमें भारतीय पशुओं का वर्णन होगा, पेड़ पौधों का वर्णन होगा, खनिजों का वर्णन होगा। सिंपल सा बात है, इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है। नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ों का इतिहास। तो प्राकृतिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पशु आएगा, पेड़ पौधा आएगा, खनिज आएगा, यही सब का वर्णन किया गया। किसने किया है? प्लेनी ने किया है। किस भाषा में किया है? लैटिन भाषा में किया है। हिस्टोरिका का मतलब समझते ही हो। भारत को बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का उत्पादक किसने बताया है? तो प्लिनी ने बताया है। बहुमूल्य वस्तुओं, पत्थरों एवं रत्नों का उत्पादक। प्लिनी रोना कब रोता है? प्लिनी रोता कब है? प्लिनी के समय कब रोता है? प्लिनी के समय रोता कब है? तो रोता उस टाइम है कि कहता है कि रोम है, रोम में भारत से व्यापार करके, रोम में भारत से व्यापार करके अपने कोष को क्या कर रहा है? रिक्त कर रहा है। प्लिनी कब रो रहा है? प्लिनी कब रो रहा है कि रोम में भारत से व्यापार करके अपने रक्त को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। और रोम जो है वो विलासिता की सामग्री में, किसमें? विलासिता की सामग्री में प्रतिवर्ष 10 करोड़ स्टेयर्स व्यय कर रहा है। क्या कर रहा है? कितना? प्रतिवर्ष 10 करोड़ स्टेयर्स व्यय कर रहा है, ठीक है। किसमें? प्लेनी कह रहा है कि प्लेनी के समय में रोम भारत से व्यापार करके कोष को क्या कर रहा है? रिक्त कर रहा है, ठीक है। यह कब? विलासिता, रो रहा है बेचारा, रो रहा है। प्लिनी इसी कारण अपने देशवासियों की निंदा करता है। प्लिनी के बाद कौन सा ग्रंथ आता है? तो प्लिनी के बाद टालमी का ज्योग्राफिया ग्रंथ आता है। यह टॉलमी का जो जियोग्राफिया है भारत का भूगोल के नाम से जाना जाता है। यह कब का ग्रंथ है? तो यह 2री शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है। अन्य यूनानी लेखकों में स्ट्रेबो का नाम आता है। स्ट्रेबो का काल कब है? तो 64 से 19 ईस्वी, 64 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी। उसके बाद डियोडोरस जो था प्रथम ईस्वी पूर्व था। जस्टिन 45 ईस्वी से 125 ईस्वी। और इजिप्ट के मठाधीश कासमास ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखा था। इजिप्ट के मठाधीश कासमास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखा था। कब? 547 ईस्वी में। कासमास का उपनाम क्या था? तो कासमास का उपनाम था इंडिकोप्लिडस्टस, इंडिकोप्लिडस्टस। कासमास इंडिकोप्लिडस्टस, भारत तक तैरने वाला। कासमास को क्या उपनाम दिया गया था? भारत तक तैरने वाला। इसकी पुस्तक को कीचड़ का महादेश कहते थे। किसकी पुस्तक को कीचड़ का महादेश कहते थे? तो कासमास की पुस्तक को कहते थे। कासमास कहाँ का रहने वाला था? तो इजिप्ट का मठाधीश था। कहाँ का था? इजिप्ट का मठाधीश था। कासमास वह यूनानी था जो भारत आके बौद्ध हो गया। यानी कि भारत आके बौद्ध कौन हुआ था? तो कासमास हुआ था। कौन हुआ था? कासमास हुआ था। कासमास। यूनानी विवरणों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो यूनानी विवरणों को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि भारत में उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें मेगास्थनीज के, अरे सिकंदर के हमलों का कोई विवरण नहीं मिलता, इसलिए यूनानी विवरणों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। चीनी यात्रियों में प्रमुख किसको माना जाता है? तो चीनी यात्रियों में फाइयान, संगयून, हुएनसांग और त्सिंग को प्रमुख माना जाता है। इनके लिए हमने ट्रिक क्या बनाया था? फांसी हुई मंचू। सभी चीनी यात्री कौन धर्म के जुड़े हुए थे? तो सभी चीनी यात्री जो थे बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए इनका दृष्टिकोण पूर्णतया धार्मिक था। यानी कि चीनी यात्री जो थे उनका दृष्टिकोण पूर्णतया भारतीय था।
फाहियान भारत में कब आता है? तो फाहियान भारत में 399 ईस्वी में आता है। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आता है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यों की। फो क्यों की में किसका उल्लेख करता है? तो मध्य देश का उल्लेख करता है। संगुयोन कब आता है? तो एक फाहियान का जन्म कहाँ हुआ था? तो फाहियान का जन्म चीन के वुयांग में हुआ था। वुयांग में हुआ था। इसका मूल नाम क्या था? फाहियान का मूल नाम कुंड था। फाहियान भारत में क्यों आया था? तो फाहियान भारत में विनय विनय ग्रंथों की खोज में आया था। किस ग्रंथों की खोज में आया था? तो विनय ग्रंथों की खोज में फाहियान आया था। फाहियान विनय ग्रंथों की खोज में आया था। विनय विनय फाहियान, विनय फाहियान, विनय ग्रंथों की खोज में फाहियान आया था। यह भारत में कुल कितने वर्षों तक रहा? तो यह भारत में कुल 14 वर्षों तक रहा, यानी 399 से 414 तक। फाहियान अपने यात्रा विवरण में पता है चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई उल्लेख नहीं करता। वाह 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 वाह, मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि किसके काल में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। मेन पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई उल्लेख करता ही नहीं है। ये किस उद्देश्य से आए थे? तो ये धार्मिक उद्देश्य से आए थे। ये राजाओं के उद्देश्य से नहीं आए थे, ये धार्मिक उद्देश्य से आए थे, इसलिए राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता है इनके में। इसने किस फाहियान जो आया था किस लिए आया था? तो विनय के लिए आया था। किसके लिए आया था? विनय ग्रंथों की खोज के लिए आया था। और यह मुख्यतः किसकी उल्लेख करता है? तो मध्य देश के सुख समृद्धि का उल्लेख करता है, ना कि विक्रमादित्य द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उल्लेख करता है। यह मध्य देश की सुख समृद्धि का उल्लेख करता है। फाहियान किस रास्ते से आया था? तो फाहियान उत्तर पश्चिम स्थल मार्ग से आया था। किससे आया था? उत्तर पश्चिम स्थल मार्ग से आया था। लेकिन जाते समय कौन से रास्ते से गया था? तो जाते समय वह चंपा से तामलुक गया था। चंपा से तामलुक गया, फिर वहां से लंका एवं प्रायद्वीपों से चीन जलमार्ग द्वारा पहुंचा था। चीन कैसे गया था? तो चीन जलमार्ग के द्वारा गया था। आया किधर से था? आया था उत्तर पश्चिम से, स्थल मार्ग से आया था। फाहियान उत्तर पश्चिम के स्थल मार्ग से आया था। और जाता किधर से है? तो वह चंपा। चंपा कहाँ पे है? बिहार में। बिहार जाता है, फिर कहाँ जाता है? चंपा से तामलुक जाता है, बिहार से बंगाल जाता है। तामलुक मतलब ताम्रलिप्ति, बंगाल। फिर वहाँ से कहाँ जाता है? फिर वह लंका जाता है। फिर लंका एवं पूर्वी द्वीपों से कहाँ पे जाता है? जल मार्ग द्वारा चीन पहुँचता है। फाहियान ने कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा? तो फाहियान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्रा में रहा। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक पाटलिपुत्रा में रहा फाहियान। फाहियान कितने वर्षों तक रहा? तो 3 वर्षों तक पाटलिपुत्रा में रहा। 6 7 8 3 वर्षों तक किसका शिक्षा ग्रहण किया? तो संस्कृत सीखा था। क्या सीखा था? संस्कृत सीखा था। फाहियान संस्कृत सीखा था। और ताम्रलिप्ति में 2 वर्ष रुका था। ताम्रलिप्ति में कितने वर्ष रुका था? तो ताम्रलिप्ति में 2 वर्ष रुका था। और यहीं ताम्रलिप्ति में बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की। ताम्रलिप्ति में बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की और बौद्ध प्रतिमाओं का चित्र बनाया था। ग्रंथों की प्रतिलिपियां कहाँ पे तैयार की? तो ताम्रलिप्ति में तैयार की। बिहार में रहकर, पाटलिपुत्र में रहकर 3 वर्ष क्या किया था? संस्कृत सीखा था। फाहियान जो था वह मध्य देश को किसका देश बताता है? तो फाहियान मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताता है। उसके बारे में क्या लिखता है? तो लिखता है कि लोग सुखी एवं समृद्ध थे। लोग ना तो मकानों की रजिस्ट्री कराते हैं, ना ही न्यायालयों के समक्ष जाते हैं। यहाँ पे दंड की, विधान कोमलता की बात करता है। राजा मृत्युदंड के बिना शासन करता है। चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री फाहियान था। कौन था? फाहियान था चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला। चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला कौन था? फाहियान का विदेशी, पहला विदेशी यात्री फाहियान था। क्यों था चंडालों का? चंडालों के बारे में कौन जानता था? विनय जानता था। क्यों? विनय इसलिए जानता था क्योंकि विनय का जो रिलेटिव था वो चंडालों वाला कार्यक्रम करता था। तो विनय का फाहियान से जुड़ा हुआ था विनय, ठीक है। और चंडाल का काम, उसका जो रिलेटिव था वो ये काम करते थे चंडालों वाला। इसीलिए भारत में चंडालों का सबसे पहला विवरण देने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो विनय था। विनय मतलब फाहियान था, फाहियान था। फाहियान का नाम हम विनय रखेंगे। कौन कहता है कि भारत में क्रय विक्रय कौड़ियों में प्रयोग होता था? तो फाहियान यानी विनय कहता है। महत्वपूर्ण है कि इन्हीं कौड़ियों को गुर्जर प्रतिहार लेखों में क्या कहा गया है? तो गुर्जर प्रतिहार लेखों में इन्हीं कौड़ियों को करपदक कहा गया। क्या कहा गया है? करपदक कहा गया है। फाहियान कहता है कि मैंने कुछ बौद्ध नगरों की यात्रा की, जैसे संकिसा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्रा, मगध देश एवं सारनाथ। यानी बौद्ध नगरों जो थे वो कौन कौन से बौद्ध नगर थे जिसकी यात्रा फाहियान ने की थी? तो सारनाथ, सारनाथ किया था। सारनाथ बौद्ध क्षेत्र है, सारनाथ। फिर मगध देश, कौन सा? मगध देश, पाटलिपुत्रा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और संकिसा, इन रास्तों इनका उसने यात्रा किया था। कितने का? संकिसा का, श्रावस्ती का, कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, मगध देश का, सारनाथ का, यानी 6 बौद्ध स्थलों का इसने यात्रा किया था। कितने बौद्ध स्थलों का? 6 बौद्ध स्थलों का। इसके अनुसार कपिलवस्तु नगर उजड़ चुका था। यानी किसके समय में कपिलवस्तु नगर उजड़ चुका था? तो फाहियान के समय कपिलवस्तु का नगर उजड़ चुका था। फाहियान के अनुसार संपन्न लोग अस्पताल बनवाते थे और वहाँ दवाइयाँ, भोजन भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी। फाहियान बुद्ध एवं बोधिसत्व के मूर्तियों के जुलूस का भी उल्लेख करता है। फाहियान पाटलिपुत्र को मध्य देश का सबसे बड़ा नगर बताता है। मध्य देश का सबसे बड़ा नगर किसको बताता है? तो पाटलिपुत्रा को बताता है। पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। संघ भारत में कब आया था? तो संघ भारत में 518 से 520 ईस्वी में आया था। शगुन भारत में कब आया था? संघ भारत में 518 से 520 ईस्वी में आया था। 518 से 520।
शगुन 518 से 520, संगयुन 518 से 520, 18 से 20, 18 से 20। इसने किसके बारे की राजधानी बताया है? तो इसने हूण शासक एठा की राजधानी गंधार बताई है। किसने बताई है? हूण शासक, किसकी? हूण, हूण शासक एठा, हूण शासक एठा, हूण शासक एठा। संगयुन ने हूण शासक एठा, हूण शासक एठा की राजधानी किसका बताया है? तो गंधार बताया। क्या बताया है? गंधार बताया है। और कहता है कि जब भारत आया तब मिहिर कुल कश्मीर के साथ युद्धरत था। जब क्या कहता है? संगयुन कहता है कि जब वह भारत आया तो उस समय मिहिर कुल था। कौन था? मिहिर कुल था। किसके साथ युद्ध कर रहा था? तो मिहिर कुल कश्मीर के साथ युद्ध कर रहा था। मिहिर कुल कश्मीर के साथ युद्ध कर रहा था। एठा किसके कहता है? तो एठा मिहिर कुल को कहता है। कहने का मतलब है कि जब हूण शासक कौन था? मिहिर कुल था। किसके समय में? संगुन के समय में। संगयुन के समय में हूण शासक मिहिर कुल था और किसके साथ युद्धरत था? तो कश्मीर के साथ युद्धरत था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी गंधार थी। कौन सा चीन यात्री था जिसने सबसे पहली बार भारतीयों के विषय में लिखा और कभी भारत नहीं आया था? यानी कौन सा चीन यात्री था जो भारत के बारे में लिखा लेकिन कभी भारत नहीं आया था? वह था सुभा चीन। कौन थी? सुभा चीन थी। कौन बताता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त किए गए थे? तो कौन बताता है? हुएन सांग बताता है। कौन बताता है? हुएन सांग। हुएन सांग क्या कहता है कि हुआ हुआ करते थे, यानी कि पूरे तरफ क्या करते थे? इतिहासकार थे और सभी क्या करते? हुआ हुआ कर रहे थे। तो हुएन सांग क्या कह रहा है कि भारत में बहुत सारे इतिहासकार थे, हर जगह इतिहासकार नियुक्त थे जो हर एक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किए गए थे। हुआ हुआ करते थे हुएन सांग। किस चीनी इतिहासकार ने या किसने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियाँ लिखी है? तो इत्सिंग ने। किसने लिखी है? इत्सिंग ने 60 बौद्धों की जीवनियाँ लिखी है। 60 बौद्धों की जीवनियाँ इत्सिंग, 60 बौद्धों की जीवनियाँ इत्सिंग, 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 इत्सिंग। मातवालिन जो था किसके बारे में जानकारी देता है? तो हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी कौन देती है? तो हर्ष हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी मातवालिन देता है। कौन देता है? मातवालिन, 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 मातवालिन हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी मातवालिन ने चालुक्य के चीन के साथ सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करता है। और किस राजा के समय? तो विनयादित्य एवं विजयादित्य के समय का उल्लेख करता है। चालुक्य किसके दरबार में फारस के राजकुमार ने शरण ली थी? तो चालुक्य विनयादित्य के दरबार में फारस के राजकुमार ने शरण ली थी। चाओजू कुआं की पुस्तक का नाम क्या है? चू फान चीन है। इसमें किसका वर्णन है? तो चू फान चीन में मध्यकालीन युगीन की न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी कि चाओजू कुआं की पुस्तक चू फान चीन में चोल युगीन न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कब आया था ये? 1225 ईस्वी में। चीनी यात्री महुआन भारत कब आया था? तो चीनी यात्री महुआन भारत 1451 ईस्वी में आया था। हुएन सांग भारत क्यों आया था? तो हुएन सांग भारत नालंदा में अध्ययन करने, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने एवं महात्मा बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु आया था। कौन आया था? हुएन सांग आया था। यह भारत में कुल कितने वर्षों तक रहा था? तो यह भारत में कुल 16 वर्षों तक रहा था। कौन? हुएन सांग। हुएन सांग कितने वर्षों तक रहा? तो हुएन सांग 16 वर्षों तक रहा था। इसने नालंदा में शिक्षा की ग्रहण कितने वर्ष की? तो 6 वर्षों तक यह नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया था। कितने वर्ष तक? तो 6 वर्ष तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया था। इसकी भ्रमण वृत्तांत किस नाम से जानी जाती है? तो सियूकी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है। हुएन सांग ने कितने देशों का वर्णन किया? तो हुएन सांग ने 138 देशों का वर्णन किया है। कितने देशों का? 138। हुएन सांग 138, 138। हुएन सांग 138। हुएन सांग 138, 138 हुएन सांग। इसके मित्री वेली ने हुएन सांग की जीवनी लिखी, यानी कि हुएन सांग की जीवनी किसने लिखी है? तो हुएन सांग की जीवनी वेली ने लिखी है। किसने लिखी है? वेली ने, जो हुएन सांग का मित्र था। हुएन सांग के मित्र का नाम क्या था? वेली, वेली, वेली। उसी ने हुएन सांग की जीवनी लिखी है। हुएन सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार हुएन सांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हुएन सांग को कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान शाक्य मुनि, महायान देव, मोक्ष देव भी कहा जाता है। किसको? हुएन सांग को। ह्वेनसांग किस रास्ते से भारत आया था? तो ह्वेनसांग मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से भारत आया था और इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस भी गया था। ह्वेनसांग जब भारत आया था उस समय चीन का शासक कौन था? तो उस समय चीन का शासक ताइसुंग था। कौन था? ताइसुंग था। ह्वेनसांग के समय चीन का शासक ताइसुंग था। ह्वेनसांग का भारत में डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। ह्वेनसांग कब चंगन से चला था? तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चंगन से चला था। कहाँ से चला था? चंगन से चला था। और हिंदू कुश पर्वत पार कर सर्वप्रथम भारतीय राज्य कहाँ पहुंचा था? तो सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था ह्वेनसांग? भारत में सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था? तो भारत में सबसे पहले कपिसा पहुंचा था। और अपनी यात्रा में कहाँ पे यात्रा की थी? यह महाराष्ट्र, भीमनाल और सिंध जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में गया था। कहाँ कहाँ पे गया था? महाराष्ट्र गया था, भीमनाल गया था और सिंध गया था। पूर्वी भारत में कहाँ गया था? तो बंगाल, उड़ीसा व कामरूप की यात्रा की थी। दक्षिण भारत में वह पल्लवों की राजधानी कांची तक गया था। जब वह दक्षिण भारत में गया तो वहाँ पल्लव का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन महामल्ल था। ह्वेनसांग कांची के लोगों को क्या कहता है? कि वह कहता है कि यहाँ के लोग विद्या के प्रेमी तथा कांची को धर्मपाल बोधिसत्व की धर्मभूमि बताता है। धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि बताता है। किसको? कांची के धर्मपाल को।
प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसकी यात्रा विवरण को अपना आधार बनाया था? तो ह्वेन-सांग की यात्रा विवरण को अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपना आधार बनाया था। ह्वेन-सांग ने थानेश्वर में किस बौद्ध विद्वान से शिक्षा ग्रहण की थी? तो ह्वेन-सांग ने थानेश्वर में, कहाँ पे? ह्वेन-सांग ने थानेश्वर में, थानेश्वर में, थाने में, यानी ह्वेन-सांग थाना में, ह्वेन-सांग थाना में किससे बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी? तो थाना में जयगुप्त से। किससे? जयगुप्त से बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी। जयगुप्त से बौद्ध विद्वान था जयगुप्त, उससे शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पे? थाना में, थाना में। ह्वेन-सांग की हर्ष से मुलाकात पहली बार कब हुई थी? तो ह्वेन-सांग की हर्ष से पहली भेंट बंगाल के जंगल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बंगाल के जंगल में हुई थी। यानी ह्वेन-सांग की हर्ष से मुलाकात कहाँ पे हुई थी? तो ह्वेन-सांग की हर्ष से मुलाकात बंगाल के जंगल में हुई थी। ह्वेन-सांग के समय में बिहार का कौन सा स्थान या बौद्ध धर्म का कौन सा स्थल उजड़ चुका था? तो ह्वेन-सांग के समय पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि उजड़ चुके थे। लेकिन जब फाहियान आया था तो उसके समय कौन सा स्थान उजड़ चुका था? तो कपिलवस्तु उजड़ चुका था, लेकिन पाटलिपुत्र के बड़े शहर के बारे में वर्णन करता है वो। लेकिन ह्वेन-सांग के समय पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और कुशीनगर ये सब उजड़ चुके थे। पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव के विषय में कौन बताता है? तो पाटलिपुत्र के खोए हुए, यानी कि पाटलिपुत्र उजड़ चुका था, तो जब उजड़ चुका था तो उसके खोए हुए वैभव के बारे में कौन बताएगा? तो ह्वेन-सांग ही बताएगा ना, क्योंकि जब आया था तब तक पाटलिपुत्र उजड़ चुका था। तो पाटलिपुत्र जब उजड़ चुका था तो खोए हुए वैभव के बारे में कौन वर्णन करेगा? ह्वेन-सांग करेगा। फाहियान तो ऐसे ही नहीं करेगा, क्योंकि फाहियान जब आया था तो पाटलिपुत्र मौजूद था, उस समय उसकी समृद्धि के बारे में जब पूछेगा कि पाटलिपुत्र की समृद्धि के बारे में कौन बताता है, तो फाहियान बताता है। लेकिन पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव के बारे में कौन बताता है? तो ह्वेन-सांग बताएगा। इत्सिंग भारत कब आया था? तो इत्सिंग भारत में 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, 671 ईस्वी में आया था। इत्सिंग ताम्रलिप्ति में कितने वर्ष तक रहा? तो इत्सिंग ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष तक रहकर संस्कृत सीखा था। यानी कि ताम्रलिप्ति में रहकर संस्कृत कितने सीखा था? तो इत्सिंग ने ताम्रलिप्ति में रहकर संस्कृत सीखा था। और फाहियान, फाहियान कहाँ पे रह के? फाहियान चंपा में रह के, पाटलिपुत्र में रह के उसने संस्कृत सीखा था। किसने? पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रह के फाहियान ने संस्कृत सीखा था, और इत्सिंग जो था वह ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रह के संस्कृत सीखा था। और 6 वर्ष नालंदा में रहकर बौद्ध शिक्षा ग्रहण किसने किया था? तो ह्वेन-सांग ने किया था। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और नालंदा में रहकर इसने 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया था। यानी नालंदा में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किसने किया था? तो इत्सिंग ने किया था। और ताम्रलिप्ति में रहकर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद रचना की, और वहाँ पे बौद्ध मंदिर का चित्रों का निर्माण किया, तो फाहियान ने वो काम किया था। और नालंदा में रहकर शिक्षा किसने लिया था? नालंदा में रहकर 6 वर्ष तक ह्वेन-सांग शिक्षा लिया था। और नालंदा में रहकर इत्सिंग जो था वह 400 नामक ग्रंथों का अनुवाद करता है। कौन सा लेखक था या यात्री था जो 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है? तो वह इत्सिंग देता है, 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का। इत्सिंग की पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो इत्सिंग की पुस्तक का अनुवाद तक्कुस ने किया था। किसने किया था? तक्कुस ने किया था। किस नाम से किया था? तो अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से किया था। तक्कुस ने, किसने किया था? तक्कुस ने किया था। इत्सिंग की पुस्तक का नाम किस में लिखा था? तो ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से किया था। सीयू की विवरण, यानी कि सीयूकी में ह्वेन-सांग ने क्या विवरण दिया था? तो ह्वेन-सांग ने सीयूकी में विवरण दिया था। तो मणिपुर एवं सिंध देश के शासक को शूद्र किसने कहा है? तो ह्वेन-सांग ने मणिपुर और सिंध के शासक को शूद्र कहा है। कहाँ पे? मणिपुर और सिंध के शासक को शूद्र कहा है। किसने? ह्वेन-सांग ने। मध्य देश को ब्राह्मण का देश किसने बताया है? ह्वेन-सांग बताया है। और कहाँ के राजा को ब्राह्मण बताया है? तो बताता है कि कामरूप, कामरूप जो आसाम है, उज्जैन, मध्य प्रदेश का इलाका, जिहोती और महेश्वरपुर, ये जो इलाके थे, यहाँ के राजा क्या थे? तो यहाँ के राजा ब्राह्मण थे। और कहाँ के राजा शूद्र थे? तो मणिपुर और सिंध के राजा शूद्र थे, और कामरूप, उज्जैन, जिहोती और महेश्वरपुर के राजा ब्राह्मण थे। हर्ष को शिलादित्य किसने कहा है? तो हर्ष को शिलादित्य ह्वेन-सांग ने कहा है। किसने कहा है? ह्वेन-सांग ने कहा है। शिलादित्य, शिलादित्य किसको कहा है? तो ह्वेन-सांग को कहा है। अरे हर्ष को कहा है। भारत को ब्राह्मणों का देश किसने कहा है? तो भारत को ब्राह्मणों का देश ह्वेन-सांग ने कहा है। ह्वेन-सांग शूद्रों को क्या बताता है? तो ह्वेन-सांग शूद्रों को कृषक बताता है। यानी शूद्रों को क्या बताता है? कृषक बताता है। भारत में विधवा विवाह एवं सती प्रथा नहीं थी। कौन कहता है? ह्वेन-सांग कहता है कि भारत में विधवा विवाह और सती प्रथा नहीं थी। बौद्ध धर्म के पतन को स्वीकार कौन नहीं करता? तो बौद्ध धर्म के पतन को ह्वेन-सांग स्वीकार नहीं करता है। उनके अनुसार बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में चित्रण किया है, जबकि इस समय बौद्ध धर्म सनातन धर्म के आगे कमजोर पड़ चुका था। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्ष महायान धर्म का अनुयायी था। कौन? हर्ष। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्ष जो था वह महायान धर्म का अनुयायी था। अन्य धर्मों का आदर नहीं करता, अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था, हालांकि यह मत सही नहीं है। कौन कहता है कि अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था? तो हर्ष जो था वह अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। किसके अनुसार? ह्वेन-सांग के अनुसार। ह्वेन-सांग प्रयाग में जल समाधि का उल्लेख करता है, इसे पूर्ण कार्य कहा जाता है। यानी जल समाधि का उल्लेख कौन करता है? तो ह्वेन-सांग प्रयाग में जल समाधि का उल्लेख करता है, और इसे पूर्ण कार्य कहा जाता है। किन राजाओं ने प्रयाग में जल समाधि लेकर मृत्यु धारण किया था? तो प्रयाग में जल समाधि लेकर मृत्यु का वर्णन करने वालों में थे चंदेल शासक धंग था। कौन था?
चंदेल शासक धंग था। कौन था? चंदेल शासक धंग था। और कलचूरी नरेश गांगेय देव था। कौन था? कलचूरी नरेश गांगेय देव था और चंदेल नरेश धंग था। ये दोनों प्रयागराज में समाधि लेकर मृत्यु धारण किया था।